हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टॉपर्स गुरुजी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के पार्ट 2। पिछली वीडियो में हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि रशिया में पूरे यूरोप में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के ज़रिए जो सरकारें थी ना, वो चलाते थे कॉन्जर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं हुआ उसके बाद। और रशिया में क्या हुआ? इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। ये जो सिचुएशन था रशिया में, ऐसा नहीं हुआ। दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ चुका था, लेकिन रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना बड़ा नहीं। यहाँ पे क्या हुआ? सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। सोशलिस्ट सरकार जो सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम, उन्होंने दखल कर लिया। सोशलिस्ट्स किसके ज़रिए? थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। 1917 के अक्टूबर महीने में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके ज़रिए सोशलिस्ट ने सरकार या सत्ता को दखल कर लिया। द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution। तो 1917 के फरवरी महीने में जो राजा था ना, उसका सत्ता गिर गया, या मान लीजिए कि मोनार्की खत्म हो गया, और उसके बाद जो घटनाएं घटी उसको रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन ये रिवॉल्यूशन हुआ कैसे? तो रशिया में उस समय सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस कैसा था, रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ, तो ये सारे चीज़ हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। द रशियन रिवॉल्यूशन, द रशियन एम्पायर इन 1914। तो 1914 में ज़ार निकोलस II, तो रशिया का जो राजा था उसको ज़ार कहा जाता था, ठीक है, ज़ार, उनका नाम था ज़ार निकोलस II। तो ही रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। रशिया में और उसके चारों तरफ जो एरियाज थी, वो उसका एरिया था राजा का, ज़ार निकोलस II का, ठीक है। तो बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फिनलैंड, लाटविया, लिथुआना, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। तो मॉस्को के चारों तरफ जो एरियाज थी, उसके साथ जो आज की जो फिनलैंड है ना, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआना, एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ हिस्से, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब उनके एरियाज में शामिल थी ज़ार निकोलस II के, ठीक है। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कॉम्प्राइज्ड टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स। तो ये पैसिफिक ओशन तक ये विस्तृत था, और आज का जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, जैसे उसके अलावा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब उनके एरिया में थी, उनके शासन की एरिया में थी ज़ार निकोलस II के, ठीक है। द मेजोरिटी रिलीजियन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। जो कट्टर क्रिश्चियनिटी जो रिलीजियन है रशिया का, वही मेन रिलीजन था, ठीक है। ये कहाँ से आया था? ये आया था, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है, ये आया था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से। जो कट्टरपंथी जो चर्चेस है ग्रीक, ठीक है, जो क्रिश्चियन चर्चेस है, वहाँ से ये रिलीजन आया था। लेकिन सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही नहीं, ये एम्पायर में कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी थे, ठीक है। तो ये सारे रिलीजन्स रशिया में थे। नेक्स्ट पार्ट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russian people were agriculturists। तो 20th century की शुरुआत के दौर में जो रशियन पीपल थी, ये ज़्यादातर किसान थे, ठीक है, खेती बाड़ी करते थे, ओके। तो अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये लोग खेती से ही इनका जो गुजारा चलता था। 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये जो सारा जो रशियन पॉपुलेशन था ना, इसका 85% ही था किसान, और ये खेती बाड़ी से ही अपना गुजारा करते थे। तो दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में इतने किसान नहीं थे। रशिया में किसान की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि फ्रांस में था 40% किसान, जर्मनी में था 50% किसान, ठीक है। तो इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट
एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स, एंड रशिया वॉज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। तो रशिया में जो किसान लोग थे ना, वो अपने गुजारा के लिए, अपने खाने के लिए और मार्केट में बेचने के लिए सारे प्रोडक्शन वही करते थे। और विदेश में बेचने के लिए भी वो जो फसल है उसका प्रोडक्शन करते थे, जो रशिया के किसान थे। ठीक है, तो इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। इंडस्ट्री छोटे छोटे जगह, छोटे छोटे एरियाज में ही सीमित थे। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज थे वो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को एरिया में थे। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्गसाइड क्राफ्ट्स वर्कशॉप। तो क्राफ्ट्समैन जो थे, छोटे छोटे जो चीज़ बनाते थे ना, छोटे छोटे वर्कर्स, ज़्यादातर ये मान लो कि जो काठ के जो कुछ आइटम्स, वुडन, हाँ, लकड़ी के आइटम्स, या फिर छोटे छोटे कुछ हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, ये जो क्राफ्ट्समैन थे वो लोग ज़्यादातर प्रोडक्शन करते थे। लेकिन इसके साथ साथ बड़े फैक्ट्रीज भी थे। छोटे छोटे वर्कशॉप के साथ साथ बड़े फैक्ट्रीज भी वहाँ पे शामिल थे। मेनी फैक्ट्रीज वर सेट अप इन द 1890s व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड। जब 1890 में रशियन रेलवे नेटवर्क बहुत एक्सटेंड हुआ, बढ़ा, बहुत फैक्ट्रीज लगाने लगी, चालू होने लगी, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज। और फॉरेन, जैसे विदेश के लोग, जैसे कुछ मान लो कोई विदेशी हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो विदेशी लोग रशिया में इन्वेस्ट करने लगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज वहाँ लगने लगी। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगा। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड। तो कोयला का जो प्रोडक्शन था दुगना हो गया। आयरन एंड स्टील, लोहा और स्टील का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया। By the 1900s, in some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number. तो 1900 तक फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन मानो इक्वल हो गया। पहले तो इक्वल नहीं था, लेकिन जब जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ने लगा, फैक्ट्रीज बढ़ने लगी, तो ये फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन की संख्या ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज थे ना, इंडस्ट्रीज थे, वो सब बड़े बड़े जो उद्योगपति है उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी था, उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करता था। ठीक है, गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। तो सरकार नज़र रखती थी कि फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशन ठीक रहे। ठीक है, उनसे लिमिटेड आवर्स, सीमित समय काम करवाया जाए, उनको सही से सैलरी मिले। लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे वो जो ये जो नियम है, ये नियम को तोड़ने से प्रिवेंट नहीं कर सकते थे जो फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर्स है। और नियम हमेशा नियम के बाहर काम होता रहा। ठीक है, इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15-15 घंटे उनको काम करवाया जाता था। गवर्नमेंट सुपरविजन करती थी कि उनसे लिमिटेड आवर, वर्कर से लिमिटेड आवर्स काम करवाया जाए, उनको ठीक ठीक सैलरी मिले, लेकिन ये सब कोई मानता नहीं था। ठीक है, वर्कशॉप्स में 15-15 घंटे वर्कर से काम करवाया जाता था। ठीक है, फैक्ट्रीज में 10-10, 12-12 घंटे। और जो वर्कर्स थे उनके रहने की जगह जो था वो ठीक नहीं था, छोटे छोटे रूम में रहते थे, डॉर्मेटरीज में रहते थे। डॉर्मेटरीज मतलब बड़े रूम होते हैं ना, जहाँ पे एक के बाद एक बेड लगा होता है, वहाँ पे जब सो जाते हैं वर्कर्स लोग, उसको डॉर्मेटरी कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग वर्कर्स लोग रहते थे। वर्कर्स वेर ए डिवाइडेड सोशल ग्रुप। लेकिन वर्कर्स में भी बहुत डिवीजन था। ठीक है, सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम, अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली। तो कुछ वर्कर्स गांव से आते थे, गांव एरिया से, और गांव से उनका बहुत अच्छा नाता था। और कुछ वर्कर्स शहर में रहते थे, तो उनका कल्चर शहरी एरियाज के जो कल्चर है वैसा था। और सिर्फ यही नहीं, वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। क्योंकि देखिए, कुछ वर्कर्स वो ज़्यादा स्किल्ड थे, कुछ वर्कर्स की स्किल कम थी। ठीक है, नॉलेज, स्किल, काम करने का जो तरीका, जो सिस्टम है, उसको स्किल कहा जाता है। कौन कितना अच्छा बढ़िया काम कर सकता है, जो बढ़िया काम कर सकता है उसको स्किल्ड बोला जाता है। और जो ठीक बहुत ऊंची दर्जे का काम जो नहीं कर सकता है उसको अनस्किल्ड कहा जाता है। तो कुछ स्किल्ड वर्कर्स थे, कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स भी थे। ए मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। तो एक वर्कर एक बार कहा था, सेंट पीटर्सबर्ग में एक मेटल वर्कर था, उनकी ज़ुबानी है कि जो मेटल जो आयरन एंड स्टील का जो वर्कर है ना,
वो लोग दूसरे वर्कर्स से अपने को बड़ा मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि जो मेटल वर्कर्स है, जो लोहे स्टील वगैरह के जो वर्कर्स है, उन लोग को ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो लोग अपने को ज़्यादा ट्रेंड मानते थे। ठीक है, वो लोग मानते थे कि हम दूसरे वर्कर्स से बड़े हैं, सुपीरियर हैं, ऊंचे दर्जे के हैं। ठीक है, तो वोमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। महिलाएं भी काम करती थी। ठीक है, फैक्ट्री लेबर्स के में मान लो कि 31% वोमेन थे, महिलाएं थी। लेकिन बट दे वर पेड लेस देन मैन, लेकिन उनकी जो सैलरी थी वो पुरुष के मुकाबले कम थी, बिटवीन हाफ एंड 3/4, आधा या 3/4 सैलरी मिलती थी उसको पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को। तो डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ जो उनकी जो पोशाक थी, ड्रेस थी, उनका जो चाल चलन, जो उनका जो मैनर्स थी, वो भी अलग थे वर्कर्स में। Some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. तो कुछ कुछ वर्कर्स उनके बीच एक एसोसिएशन बनाने लगे, टीम बनाने लगे, दल बनाने लगे कि हाँ, हमारे जो वर्कर्स हैं वो अगर कोई समस्या में है तो हम उनको एक साथ मिलकर हेल्प कर सकते हैं। किसी के पास पैसे की कमी हो या कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स हो तो हम उनको हेल्प कर सकते, एसोसिएशन बनने लगे। ठीक है, वर्कर्स में। तो डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। लेकिन ये जो डिविजन्स थे ना, सोशल डिविजन्स, कोई गांव से थे, कोई शहर एरियाज के वर्कर्स थे। ठीक है, कोई स्किल्ड थे, कोई अनस्किल्ड थे, कोई ड्रेस में भी उनमें एक समानता नहीं थी, मैनर्स में भी नहीं थी। लेकिन स्ट्राइक के मामले में, स्ट्राइक मतलब जहाँ पे कोई लेबर और मालिक के बीच जब किसी बात को लेकर सहमति नहीं होती है तो वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं, मतलब वो काम करना बंद कर देते हैं वर्कर्स लोग, उसको स्ट्राइक कहा जाता है। तो एम्प्लॉयज़ के साथ जब उनको वर्कर्स का डिसएग्रीमेंट होता था या फिर किसी को ज़बरदस्ती काम से निकाल दिया जाता था तो लेबर्स लोग इसके प्रोटेस्ट में स्ट्राइक करते थे। तो ये लोग एकजुट होकर स्ट्राइक करते थे। इसमें इन लोग में एक यूनाइटेड फीलिंग था स्ट्राइक के मामले में। तो स्ट्राइक होती भी थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल मतलब जहाँ कपड़े बनाया जाता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ड्यूरिंग 1896 एंड 1897, और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में। ठीक है, फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक होती थी, स्ट्राइक। ठीक है, तो इन द कंट्री साइड मतलब गांव एरिया में, इन द कंट्री साइड पीजेंट्स मतलब किसान, पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। तो किसान खेतों में काम करते थे गांव एरिया में। बट द नोबिलिटी, जो राजा के बड़े बड़े ऑफिसर्स है, द क्राउन मतलब राजा, एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कट्टरपंथी चर्च है, ये लोग ज्यादातर जमीन के मालिक थे। और जैसे वर्कर्स पीजेंट्स टू वे डिवाइडेड, लाइक वर्कर्स में अभी हम लोग पढ़े कि वर्कर्स में कैसा सोशल डिवीजन था, तो किसान लोग भी डिवाइडेड थे, इनमें भी काफ़ी सारे डिवीजन थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, अभी ये लोग बहुत रिलीजियस पीपल थे, ये धर्म को बहुत मानते थे। बट एक्सेप्ट इन ए फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। लेकिन कुछ कुछ मामले के छोड़कर ये जो राजा के जो बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग हैं है ना, इनको ये किसान लोग रेस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। अब ये जो नोबल्स है, जो सरकारी बड़े बड़े अफसर है, बड़े बड़े रैंक के जो लोग हैं, ये लोग राजा के लिए काम करते थे। अब इसी के लिए इनका पावर था। लेकिन इन लोगों को, जो लोकल पॉपुलेशन है, ये लोग इनको पसंद नहीं करते थे। किसको? नोबल्स को इनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन इनका पावर था क्योंकि वो राजा के लोग थे। तो दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। ठीक है, ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय ब्रिटेनी में, ठीक है, पीजेंट्स लोग, जो किसान लोग हैं, ये नोबल्स को रेस्पेक्ट करते थे, उनके लिए लड़ाई भी करते थे। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था। रशिया के जो किसान लोग हैं, ये लोग नोबल्स को रेस्पेक्ट नहीं करते थे, सम्मान नहीं करते थे। ठीक है, इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। अब रशिया में किसान लोग क्या चाहते थे कि जो नोबल्स का जो बड़े बड़े अफसर लोग हैं, राजा के पास जो ज़मीनें हैं, वो ज़मीन सब किसानों को दे दिया जाए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग टैक्स देने से इनकार करते थे। बड़े बड़े जो ज़मीन के मालिक हैं उनको मर्डर करते थे, हत्या कर देते थे।
किसान लोग उनको मार डालते थे, ठीक है। इन 1902 दिस ऑकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। अब साउथ रशिया में 1902 में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। अब 1905 तक तो ये सारे रशिया में फैल गया, ये सब जो चीज़ें होती थी किसान के बीच और जो बड़े बड़े नोबल्स के बीच, ये जो झमेला था, ये खून कर देते थे, मर्डर कर देते थे। नोबल्स के पास जो ज़मीनें थी, किसान लोग चाहते थे कि वो उसको दे दिया जाए, ठीक है। अब 1905 तक ये पूरे रशिया में फैल गया। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। अब दूसरे यूरोपियन देशों में जो किसानें थी ना, रशियन पीजेंट्स उनसे थोड़ा अलग थे। किस तरह से अलग थे? दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कम्यून, जिसको मीर कहा जाता था, डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। अब अभी मैंने कहा कि रशियन पीजेंट्स लोग यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ा अलग थी। कैसे अलग थी? वो लोग अपने जो उनके पास जो ज़मीनें थी ना, उनको एक साथ, मतलब सिचुएशन के मतलब जैसे जैसे सिचुएशन हो, वो ज़मीन अपने जो कम्युनिटी है डिवाइड करती थी। कभी कभी एक साथ बहुत सारे ज़मीनों को मिलाकर काम करती थी, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो। तो ये कम्युनिटी को मीर कहा जाता था, समझे? मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, जैसे ये जो रशियन जो किसान थे ना, ये दूसरे यूरोपियन देशों के पीजेंट्स से, किसानों से थोड़ा अलग थे। कैसे अलग थे? ये लोग ज़मीन एक, जैसे मान लो कि 10-20 किसाने हैं, ठीक है, तो वो लोग 10-20 ज़मीन एक साथ मिलाकर कभी कभी काम करते, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो वो ज़मीन मिलाकर वो खेती करते थे, ठीक है। उनमें एक कोऑपरेशन था, ठीक है। उनका कम्युनिटी को मीर कहा जाता था, ओके। अभी नेक्स्ट पार्ट, सोशलिज्म इन रशिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1915। अभी जो 1914 से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया में, तो इसको इलीगल घोषित किया गया था, ठीक है। दे वर नॉट लीगल, दे वर इलीगल 1914 से पहले। The Russian Social Democratic Workers Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx ideas. अभी समाजवादी लोग जो है वो कार्ल मार्क्स के जो मतवाद है उनसे बहुत अनुप्रेरित थे। तो ये जो सोशलिस्ट लोग हैं, इन्होंने मिलकर सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई 1898 में। However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. लेकिन सरकार की तरफ से तो ये इलीगल था, कानूनन इनके पास परमिशन नहीं था पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, तो ये लोग छुप छुप के काम करते थे, इलीगल था ना पॉलिटिकल पार्टीज। तो इट सेट अप ए न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स। तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग एक अपना न्यूज़पेपर छापने लगे, वर्कर्स को एकजुट करने लगे और स्ट्राइक को भी बढ़ावा देने लगे। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। कुछ रशियन जो सोशलिस्ट थे वो ऐसा मानते थे कि, अभी कुछ देर पहले हम लोग ने पढ़ा कि रशियन जो किसानें थी ना, वो एक साथ मिलकर काम करते थे जैसे जैसे ज़रूरत पड़े, क्योंकि वो ज़मीनें मिल बांट के जो खेती करती थी रशियन जो फार्मर्स है। तो ये जो उनका जो स्वभाव है, इनका जो हैबिट है, ये एक नेचुरल सोशलिस्ट का स्वभाव है, एक साथ मिल बांट के करो। हम लोग ने पढ़ा था ना सोशलिज्म। तो सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स कुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन। तो कुछ रशियन सोशलिस्ट ऐसा मानते थे कि वर्कर्स नहीं, जो किसाने हैं वो लोग ही ये सोशलिस्ट रिवोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ये सोशलिज्म का क्वालिटी उनमें ऑलरेडी है, क्योंकि वो मिलजुट के काम, मिल सब एक साथ मिल के काम करते हैं, खेती करते हैं। सो उनमें ये एक नेचुरल क्वालिटी है, सोशलिज्म का एक नेचुरल क्वालिटी है, किसमें? किसान में। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। और रशिया बहुत जल्द सोशलिस्ट बन जाएगा दूसरे देशों के मुकाबले, क्योंकि पीजेंट्स में सोशलिस्ट क्वालिटी ऑलरेडी है, ओके। तो सोशलिस्ट्स वेर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। तो जो गांव एरियाज में है, ये इनमें तो सोशलिस्ट बहुत एक्टिव थे लेट 19th सेंचुरी में। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। तो 1900 साल में, 1900 में इन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। तो ये जो पार्टी है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी,
जो 1900 में फॉर्म हुई थी, ये पार्टी आंदोलन करने लगी किसानों के अधिकार के लिए, और इन्होंने डिमांड करी कि जो ज़मीनें हैं बड़े बड़े राजा के, जो बड़े बड़े अफसर्स लोग के पास, ये किसानों को दे दिया जाए। ओके, अब सोशल जो डेमोक्रेट्स है, इन लोग ने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी के खिलाफ आवाज़ उठाने शुरू की। ये लोग उनसे सहमत नहीं थे, जो सोशल डेमोक्रेट्स थे। ठीक है, ये जो किसान को जो ज़मीन दे दिया जाए, वो लोग बोलते थे ना, कौन बोलते थे? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स जो है, ये लोग इसके खिलाफ थे। अब लेनिन जो है, लेनिन को ऐसा लगा कि जो किसान है वो लोग यूनाइटेड नहीं है। लेनिन को ऐसा लगा। उनको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि सम वर पुअर एंड अदर्स वर रिच, क्योंकि किसान में कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे। सम वर्कड एज लेबर्स, कोई लेबर का काम करता था किसान, लेकिन दूसरे जो अमीर जो किसान हैं वो दूसरे लोगों से काम करवाते थे। तो लेनिन को ऐसा लगा कि समाज में जो किसान है ना, उनमें यूनिटी नहीं है, उनमें डिफरेंशिएशन है, उनमें अलग अलग क्लास है। तो लेनिन को ऐसा लगा कि ये लोग सोशलिस्ट मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्लादिमीर लेनिन thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number of quality of its members. अभी व्लादिमीर लेनिन जो है, ये बॉल्शेविक ग्रुप के लीडर थे। व्लादिमीर लेनिन जो थे, ये बॉल्शेविक ग्रुप के लीडर थे। इनको ऐसा लगा कि रशियन में जो सोसाइटी है, जो ज़ारिस्ट रशिया है, जो ज़ार के अंडर में जो रशिया है, तो इनमें ज़ार का बहुत दबदबा था, बहुत चलती थी। ज़ार जो बोलता था उसी को करना मानना पड़ेगा। तो लेनिन ऐसा मानते थे, जो बॉल्शेविक ग्रुप के लीडर थे, कि रशिया में पार्टी को बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और उनमें जो रिवोल्यूशनरिस्ट जो पीपल लोग हैं, जो रिवोल्यूशन करेंगे, उनका नंबर भी कंट्रोल में होना चाहिए और उनको क्वालिटी भी होना चाहिए। लेकिन दूसरे ग्रुप के लोग जो है मेनशेविक, एक था बॉल्शेविक ग्रुप और एक था मेनशेविक ग्रुप। अब मेनशेविक ग्रुप का ऐसा लगता था कि नहीं, पार्टी सबके लिए होना चाहिए। जैसे जर्मनी में मेंशेविक ग्रुप, पार्टी सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ। ए टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवोल्यूशन। तो रशिया तो ऑटोक्रेसी थी। ठीक है, अब तो जानते हैं ऑटोक्रेसी क्या चीज़ है। ठीक है, ऑटोक्रेसी थी, जो बोलता था राजा उसी को मानना पड़ेगा, किसी के पास कोई चॉइस तो था नहीं। तो अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। तो वहाँ पे तो कोई पार्लियामेंट था नहीं, जार जो बोलता था उसी को सबको मानना पड़ेगा ज़बरदस्ती। द लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो रशिया में जो लिबरल्स थे ना, उदारवादी, वो लोग ऐसा मानते थे कि ये ख़त्म होना चाहिए रशिया में। ये जो ऑटोक्रेसी चल रहा है, जो जार की चल रही है, ये ख़त्म होनी चाहिए। Together with social democrats and social revolutionaries, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. तो ये social democrats और social revolutionarists, ये लोग मिलके किसान को साथ लेकर, वर्कर्स को साथ लेकर एक आंदोलन शुरू की 1905 में, और ये लोग ने डिमांड किया कि एक संविधान होना बहुत ज़रूरी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट्स, जैसे पोलैंड में, तो इन लोग को जो नेशनलिस्ट, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, इन लोगों को सपोर्ट किया। और मुस्लिम एरियाज, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जो है मुस्लिम, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे जदीदिस्ट थे, ये भी इनको सपोर्ट किए, क्योंकि वो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे और ये चाहते थे कि इस्लाम का बढ़ावा हो। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. So 1904 जो साल है, ये रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ख़राब समय थी। Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. तो ये समय जो सामान, जो चीज़ें हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाने का या दूसरा वगैरह चीज़ें, इनका दाम अचानक से बढ़ गया, और उनका जो सैलरी है, तो वो सैलरी से बहुत कम चीज़ें खरीद पाते थे। तो यही है रियल वेजेस की, जो सैलरी उनको मिलती है, उस सैलरी से वो कितने चीज़ें खरीद पाए, क्योंकि सामान का दाम तो बढ़ गया था, अभी उनकी सैलरी तो नहीं बढ़ी थी। ठीक है, अब वो सैलरी से तो वो बहुत कम सामान खरीद पाएंगे,
तो वो रियल वेजेस 20% तक घट गया। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली। अब वर्कर्स एसोसिएशन में ज़्यादा वर्कर्स शामिल होने लगे। When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. तो रशियन वर्कर्स का जो असेंबली था, इनका 4 मेंबर्स थे। इन लोगों को इलीगली काम से निकाला गया। कहाँ पर? पुतिलोव आयरन वर्क्स में। तो ये लोग भड़क गए, दूसरे वर्कर्स लोग। ये लोग बोला कि हम लोग इसके प्रोटेस्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल एक्शन लेंगे इसके खिलाफ। तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन ए स्ट्राइक। तो इसके कुछ ही दिनों बाद 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पर चले गए। तो ये लोग डिमांड कर रहे थे कि जो वर्किंग टाइम है इसको घटाया जाए, 8 घंटा किया जाए और सैलरी बढ़ाया जाए, और जो वर्किंग कंडीशन है इनका भी इम्प्रूवमेंट किया जाए। ये लोग ये लोग स्ट्राइक में चले गए। ये लोग डिमांड करते रहे। ठीक है। When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by police and the Cossacks. तो ये लोग प्रोसेशन करके ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इनका लीडर था फादर गैपॉन। तो ये विंटर पैलेस राजा के महल तक पहुंचा। तो इन लोगों को पुलिस ने अटैक किया और कोसैक्स ने भी अटैक किया। कोसैक्स कौन है? कोसैक्स है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पीपल है जो यूक्रेन एरिया में रहते थे, कोसैक्स। ठीक है। इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड। 100 वर्कर्स की मृत्यु हो गई और 300 लोग घायल हो गए। ये जो घटना घटी इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। ठीक है। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, क्योंकि ये बहुत यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई थी, इसके लिए इस दिन को, ये घटना को ब्लडी संडे कहा जाता है। और इसके बाद एक के बाद एक घटना घटती चली। इट स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवोल्यूशन। और इसके बाद एक के बाद एक जो घटनाएं घटनी शुरू हुई, इसी को 1905 का रिवोल्यूशन कहा जाता है। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन। चारों तरफ स्ट्राइक होने लगी, हड़ताल होने लगी सारे देश में, और बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ है बंद हो गए। एंड स्टूडेंट बॉडीज स्टेज्ड वॉकआउट्स, और जो छात्र संगठन है वो लोग भी वॉकआउट कर जाते थे। वो लोग भी कंप्लेन करते थे क्योंकि उन लोग के पास सिविल जो आज़ादी है नहीं थी। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब लॉयर्स, जो वकीलें हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, दूसरे मिडिल क्लास वर्कर्स है, मतलब वर्कर्स जो है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो एकजुट हो गए और ये लोग सब मिलके डिमांड करने लगे कि यहाँ पे एक संविधान होना ज़रूरी है, ये ऑटोक्रेसी बंद होनी चाहिए। ड्यूरिंग द 1905 रिवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कॉन्सल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। तो 1905 के रिवोल्यूशन के समय जो जार है, राजा है, उन्होंने परमिशन दे दी कि ठीक है, एक कॉन्सल्टेटिव पार्लियामेंट जिसको डूमा कहा जाता है वो बनाओ। कुछ ही समय के लिए, फॉर ए ब्रीफ वाइल, कुछ बहुत कम दिनों के लिए, ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन देयर एग्जिस्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। तो बहुत ज़्यादा कमिटीज बहुत कम समय तक वहाँ पे चलती थी। ठीक है, जहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स शामिल थे। तो आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली। तो 1905 के बाद ये जो कमिटीज़ है, ये जो यूनियंस है, ये लोग लुका छुपी करके काम करते थे, अनऑफिशियली काम करते थे, क्योंकि वो तो इलीगल थे ना। राजा ने उसको इलीगल घोषित किया था, तो वो लोग छुप छुप के काम करते थे। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी इनके ऊपर, पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज। 75 दिनों के अंदर ही जार ने ये डूमा को तोड़ दिया। ठीक है, डिसमिस कर दिया। फिर री इलेक्शन हुई, सेकेंड डूमा 3 महीने के अंदर। ठीक है, क्यों ऐसा, जार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको कोई सवाल करे उनके काम के बारे में, या उनका पावर किसी तरह से घटे। ये राजा को ये मंजूर नहीं था। ठीक है, तो राजा ने क्या किया, जार ने क्या किया, ही चेंज द वोटिंग लॉज। वोटिंग का जो रूल है उसको चेंज कर दिया, और डूमा में कॉन्जर्वेटिव पॉलिटिशियन ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने। कॉन्जर्वेटिव मतलब जो अपरिवर्तनवादी थे, उनकी संख्या बढ़ा दी, और लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज को ये डूमा से दूर रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। द फर्स्ट वॉर एंड द रशियन एम्पायर। In 1914, war broke out between two European alliances.
अब 1914 में क्या हुआ, दो बड़े बड़े यूरोप जो अलायंस थे, मतलब कुछ कुछ देश एक एक ग्रुप में थे। जैसे पहला ग्रुप में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, इनको सेंट्रल पावर्स कहा जाता था। और दूसरे ग्रुप में थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। उसके बाद इसमें इटली, रोमानिया भी ज्वाइन किया। तो ये दो बड़े बड़े कंट्रीज के ग्रुप थे। ठीक है, पहला ग्रुप में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, जिनको सेंट्रल पावर्स कहा जाता था। और दूसरे ग्रुप में थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। तो ये जो देश थे, ये बहुत बड़े बड़े देश थे। इनका ग्लोबल एम्पायर भी था, मतलब इनके कॉलोनीज भी थी बहुत ज़्यादा एरिया में। तो ये लोग लड़ाई में शामिल हो गए एक साथ। तो लड़ाई कहाँ? लड़ाई चारों तरफ होने लगी, यूरोप में, यूरोप के बाहर भी, क्योंकि ये बहुत बड़े देश थे, इनकी कॉलोनीज भी थी। ये सारे एरियाज वॉर में, युद्ध में शामिल हो गए। तो इसी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड ज़ार निकोलस II। तो इनिशियली शुरुआत के दिनों में रशिया में ये युद्ध के मामले में लोगों का पूरा सपोर्ट था, और ज़ार निकोलस को सपोर्ट करते थे सारे पॉपुलेशन, सारे लोग। एज द वॉर कंटिन्यूड थ्रू दो द ज़ार रिफ्यूज्ड टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। तो जब युद्ध धीरे धीरे बढ़ने लगा, चलने लगा धीरे धीरे, तो ज़ार किसी से कंसल्ट नहीं करता था। मेन जो डूमा के जो मेंबर्स है, मेन पार्टीज है, तो उनका जो 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 सलाह है ज़ार नहीं लेता था। ठीक है, तो इनके खिलाफ ज़ार का जो सपोर्ट था, ये धीरे धीरे घटने लगा। पॉपुलेशन पहले दिनों में, युद्ध के पहले दिनों में ज़ार को अच्छी तरह से सपोर्ट करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका जो पब्लिक का सपोर्ट है ज़ार के लिए, वो धीरे धीरे घटने लगा। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई। अब जर्मन तो रशिया के दूसरे साइड में था ना, तो जर्मन के खिलाफ जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो लोग गुस्सा होते ही रहे, गुस्सा बढ़ता रहा जर्मनी के खिलाफ। तो इसके ये एक चीज़ से देखा जा सकता है, जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम है ना, ये एक जर्मन नाम है, इसको चेंज करके रशियन नेम कर दिया गया, पेट्रोग्राड। ठीक है, अब देखिए, इसके साथ साथ जो ज़ार के जो वाइफ है, जारीना जो है, ज़ार का जो वाइफ है ना, ये इनका एक जर्मन ओरिजिन था, इनका कोई रिलेटिव जर्मन से है। तो ठीक है, और इनका जो एडवाइजर्स थे, मेनली उनका नाम था रासपुतिन। तो ये बहुत इनएफिशिएंट थे, अच्छा नहीं था ये। तो ये जो राजा का जो शासन है, ये लोगों में बहुत अनपॉपुलर होता चला गया, राजा का सपोर्ट घटने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब अभी जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, ईस्टर्न फ्रंट, रशिया के ईस्टर्न एरिया में और वेस्टर्न एरिया में, दोनों साइड का पिक्चर अलग अलग था। वेस्ट साइड में आर्मीज जो लड़ाई कर रही थी ना, रशिया के वेस्ट साइड में आर्मी जो लड़ाई कर रही थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, वो लोग गड्ढे के अंदर घुस के लड़ाई कर रही थी। ट्रेंच, उसको मिट्टी में गड्ढा बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको गोली ना लगे। वो गड्ढे के अंदर से जो आर्मीज है वो लड़ाई करती थी। ठीक है, और ईस्ट में क्या होता था, आर्मीज मूव्ड ए गुड डील, आर्मी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती थी और बहुत ज़्यादा मृत्यु भी हुई जो लड़ाई करते थे सोल्जर्स। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। तो रशिया को धीरे धीरे हार का सामना करना पड़ रहा था। ये बहुत दुखद सिचुएशन था, और उनका जो मॉरल है, उनका जो हौसला है, वो धीरे धीरे घटने लगा रशिया का। रशियाज आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। रशियन जो आर्मी है बुरी तरह से हार गई जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। ठीक है, बिटवीन 1914 एंड 1916 7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। रशियन जो आर्मी थी, 7 मिलियन सोल्जर्स की मृत्यु हो गई 1917 तक। ठीक है, तो जब वो वापस आने लगे, पीछे हटने लगे, रशियन आर्मी ने क्या किया, वो फसलों को, बिल्डिंग्स को तबाह करते चले गए। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि एनिमी जो दुश्मन है, वो घुस के ये फसल इस्तेमाल ना कर सके, बिल्डिंग्स में रह ना सके। इसलिए रशियन आर्मी जानबूझ के फसलों को, रशिया में ही जानबूझ के फसलों को, बिल्डिंग्स को तबाह करते चले गए। ठीक है, क्योंकि दुश्मन जो आर्मीज है, वो लोग इसको इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, तो फसलों का जो डिस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन है, तो इसके लिए 3 मिलियन लोग अपने खुद के देशों में ही शरणार्थी बन गए, क्योंकि फसल तबाह हो चुके थे।
बिल्डिंग्स तबाह हो चुके थे। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। तो ये जो सिचुएशन हुआ, जार की बहुत बदनामी हुई, सब जार के ऊपर गुस्सा थे, और सोल्जर्स लोग जो आर्मी रशियन आर्मी है वो ऐसा युद्ध करना नहीं चाहते थे, वो लोग डिमोरलाइज हो चुके थे। द वॉर ऑल्सो हैड ए सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के ऊपर भी ये जो युद्ध चल रहा था इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ा। रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वेर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। तो रशिया में तो अपने जो इंडस्ट्रीज थे वो तो कम ही थे, और रशिया में दूसरे जो देशों से सप्लाईज आती थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, ठीक है, जो कहाँ से आती थी, दूसरे देशों से। अब वो एरियाज में जर्मन कंट्रोल था बाल्टिक सी में, तो दूसरे देशों से जो इंडस्ट्रियल गुड्स के सप्लाईज थी वो भी आनी बंद हो गई। समझे, जो बाल्टिक सी है वहाँ पे जर्मन कंट्रोल था, तो दूसरे देशों से जो इंडस्ट्रियल गुड्स की सप्लाई आएंगी रशिया में वो भी आनी बंद हो गई। तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट खराब होते चले गए रशिया में, क्योंकि यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट रशिया में जल्दी खराब होती थी। तो 1916 तक रेलवे लाइंस भी खराब होती चली गई, क्योंकि मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं था। एबल बॉडीड मैन, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो फिजिकली स्ट्रांग है, वो लोग तो युद्ध में थे, तो लेबर शॉर्टेज भी शुरू हो गई। कहाँ पे? स्मॉल वर्कशॉप्स में, जहाँ पे एसेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की जाती थी, वो सब बंद होना शुरू किया, क्योंकि ज़्यादातर जो शक्तिशाली पीपल है, जो ताकतवर लोग हैं, वो सब युद्ध में थे, तो लेबर शॉर्टेज तो होने ही वाली थी। तो बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स बंद होते चले गए। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। बहुत ज़्यादा फसल आर्मीज को खिलाने में ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। तो फॉर द पीपल इन द सिटीज़, अब शहरी एरियाज में ब्रेड एंड फ्लावर बिकेम स्केर्स। जो मैदा है, जो आटा है, ठीक है, जो ब्रेड है, तो वो कम होते चले गए, लोगों को खाना नहीं मिलता था। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वेर कॉमन। ज़्यादातर एरियाज़ में 1916 की जो विंटर सीजन है, तो बहुत सारे एरियाज़ में जो ब्रेड की दुकानें हैं वहाँ लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि खाने का बहुत शॉर्टेज हो गया रशिया में, ठीक है। तो ये था पार्ट 2 रशियन रिवॉल्यूशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 3 ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, थैंक यू सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ वॉच दिस चैनल। अगर और नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये चैनल ऐसा लगे कि आपका बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कंटिन्यू व्यूइंग माय चैनल। थैंक यू।